हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और ये हमारा हिस्ट्री आइसोमेरिज्म का पार्ट 2 है। जैसा कि हमने देखा था कि भाई हम इसमें थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे स्टीरियो की, उसके बाद हम चलेंगे सीधा किस पे, हम चलेंगे कन्फर्मर वाले पार्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई अब कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। तो हम अब मिक्स है इसमें, ठीक है, सारे क्वेश्चंस। तो कुछ ये भी देखेंगे भाई मीजो किसमें है किसमें नहीं है, कितने हैं, है ना, वो सब देखेंगे। और टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स आपके इनके होंगे, ये सारे हम देखते हैं। चलिए, तो सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं, यहाँ पे कुछ आपके लिए भी छोड़ के जाऊंगा। सिक्स्थ आप लोग करना, ठीक है, सिक्स्थ आप लोग करना, और ट्वेल्थ का बी पोर्शन आप लोग करना, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं भाई क्या आंसर होगा, तो वहां से हम इसको देख लेंगे। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 के कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, तो भाई आप क्या करिए, स्टीरियो सेंटर गिन लीजिए, ठीक है। हमें दिख रहा है कंपाउंड कैसा है आपका, सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसके अबाउट सिस्ट्रांस हो सकता है। ये आपका क्या मिल गया, लीन मिल गया, तो ये आपका एक स्टीरियो सेंटर है, कायरल नहीं है लेकिन स्टीरियो सेंटर है ना। कायरल क्या है यहाँ पे, कायरल सेंटर नहीं है, स्टीरियो सेंटर तो है। एक आपका ये हो गया, एक यहाँ पे सिस्ट्रांस हो सकता है। अब जिसने 2 टू द पावर 3 करके इसका 8 कर दिया होगा उसको मिल जाएगा -1। अब क्यों हो जाएगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या भूल गए हो, यहाँ पे आप इसका लोन पेयर भूल गए हो, ठीक है। आपने इसको sp2 मान लिया होगा, आपने इसको काट दिया होगा, लेकिन ये आप सेंटर भूल गए हो। तो 2 टू द पावर 3 ना होके बच्चों 2 टू द पावर 4 होगा और आंसर आएगा 16, ठीक है। तो इसका जो लोन पेयर है वो आपको नहीं भूलना है। ये भी आपके पास एक क्या है बच्चों, कायरल सेंटर है, तो आपके पास 2 टू द पावर 4 16 आंसर होगा। अच्छा, इस केस में ये क्या है बच्चों, OTS का क्वेश्चन है ना, ऑर्थो ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल। तो ऑर्थो इधर आयोडीन लगा हुआ, इधर क्लोरीन नाइट्रो, बड़े बड़े ग्रुप है, मतलब ये दोनों एक प्लेन में नहीं रहेंगी, ऐसे रहेंगी। अब अगर ये ऐसे रहेंगी तो क्या है, इनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। तो एक तो OTS वाला मिल गया हमें एक सेंटर, और एक ये इसके अबाउट सिस्ट्रांस हो सकता है। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 करोगे तो बच्चों आंसर आएगा 4। काफी आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे आपके पास एक क्लोरीन वाला ये सेंटर, ये भी आपके पास कायरल है, इसके अबाउट सिस्ट्रांस हो सकता है और ये भी कायरल है। 2 टू द पावर 4 16, ठीक है। कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, बस किस तरह से मिक्स हो सकते हैं वो सारी बातें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखें तो आपके पास बच्चों ये आपके पास कायरल है, ये आपके पास कायरल है, ये कायरल नहीं है, हम बात कर चुके हैं, अमीन इन्वर्जन होता है। तो अपने पास क्या है, ये दोनों कायरल सेंटर हैं, तो आपको मिलेगा 2 टू द पावर 2 इक्वल्स कितने बच्चों, आपको 4 यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो आपका क्या है, कायरल है, ठीक है। ये सिस्ट्रांस हो सकता है R और S। और यहाँ पे अगर हम देखें इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस, तो इधर क्या है NaOH और ये लोन पेयर है। इधर आप जाओगे तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये बच्चों ज्योमेट्रिकल भी शो कर सकता है। तो 2 into 2 यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा आपका 4। अगर हम आगे बढ़े, ये आपके लिए 7th क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आप देखिए, एक तो इसके अबाउट सिस्ट्रांस हो सकता है, इसके अबाउट अगर आप देखोगे तो ये क्या है भाई, ये तो कायरल नहीं है क्योंकि इधर इधर क्या है, सिमिलर ग्रुप्स हैं। लेकिन ये दोनों मिलके कोई वही केस बन गया क्या, लीन वाला, जैसा लीन का हमने कहा था, लीन स्पाइरन देखे, फिर हमने कहा मिक्सचर भी हो सकता है। तो एक ये तो 1 2 1 2, तो ये 1 और 2 में है, दो ग्रुप्स अटैच्ड जो हैं अलग अलग प्लेन में है, ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा। तो एक ये स्टीरियो सेंटर, एक ये 2 टू द पावर 2 4 आपको यहाँ से बच्चों मिलेंगे। अच्छा, इसकी बात करते हैं, तो इसके अबाउट सिस्ट्रांस हो सकता है, ठीक है, और आपका इसके अबाउट RS हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों कितने होंगे, 4 ही होंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, साइक्लोप्रोपेन में 3 A लगे हुए हैं, तो तीनों A ऊपर हो, एक केस। जब तीनों A ऊपर होंगे तो क्या है, ये कट सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा, अब क्या हो, दो A ऊपर एक A नीचे, उस केस में भी बच्चों आपको POS मिलेगी। तो इसके मिलेंगे आपको दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव। 2 A और एक B रहा, तीनों ऊपर है ना, B वाले प्लेन में काट दीजिए, A मिल जाएंगे आपको। तो ये क्या हो गया, तीनों ऊपर रहे तो एक मिल गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब क्या हो, एक ऊपर दो नीचे, मतलब दोनों A को एक साइड लीजिए, B को एक साइड लीजिए, है ना, उसके अपोजिट साइड, तो उस केस में भी कट जाएगा, ठीक है। तो उस केस में भी क्या हो गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव 2। लेकिन अगर मैं A और B को सेम साइड लूं और अगर दूसरे A को अलग साइड लोगे, तब बच्चे इसमें आपको COS POS नहीं मिलेगी, आपको वहां से 2 मिलेंगे। तो 2 तो हो गए ऑप्टिकली इनएक्टिव, कौन कौन से, तीनों अप हो या फिर कौन सा हो 2 अप 1 डाउन। कौन सा केस, जब आपके दोनों A जो है एक साइड है,
ठीक है। और अगर आपने ए अलग अलग साइड कर दिए तो वहां से 2 ऑप्टिकली एक्टिव मिलेंगे, टोटल मिलेंगे बच्चों आपको 4। अगर यहाँ पे आप तो भाई 2 ग्रुप और 1 ग्रुप है, अगर तीनों अलग हो गए तो सिंपल सी बात है 3 स्टीरियो सेंटर तो 2 टू द पावर 3 करिए, है ना, सिमेट्रिकल नहीं है, 8 मिलेंगे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों सेम चीज है यार, यहाँ पे आपका क्या है CS3 और H है, ये वही पेयर बन रहा है, तो इस पेयर को आप करोगे तो 2 टू द पावर 1, है ना, मतलब ये आपके पास स्टीरियो सेंटर है, तो आपके पास यहाँ पे बच्चों 2 क्या होंगे यहाँ पे आपके पास बनेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा गया है कि भाई टोटल बताइए और मीजो कितने होंगे वो बताइए। तो इसमें अगर हम देखें भाई 3 है, अब तीनों ऊपर हो गए तो उस केस में जो बीच वाला है ये वाला जो COOH है वो आपके पास क्या है, वो वाला आपके पास मीजो है, ठीक है, तो एक वो ऑप्टिकली इनेक्टिव हो गया। अच्छा COOH ऊपर ना हो उस केस में COOH, अब 2 ऊपर 1 नीचे, तो COOH नीचे भी हो सकता है, तो वो भी आपके पास मीजो है, ऑप्टिकली इनेक्टिव है। प्लस अगर CS3 फिर मान लो ऊपर हो गया और COOH और CS3 एक साइड, भाई हम बात कर रहे हैं 2 अप 1 डाउन की, तो CS3 और COOH को एक साइड रखिए, दूसरे CS3 को अलग साइड रखिए, तो आपके पास वहां से जो 2 मिलेंगे वहां से 2 मिलेंगे, क्योंकि दोनों क्या होंगे बच्चों आपके ऑप्टिकली एक्टिव वाला केस है वो, ठीक है, मतलब एक मिलेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो आपको एनांशियोमर मिलेगा, तो आपको 4 मिलेंगे, उसमें से 2 है बच्चों मीजो। अगर हम फॉर्मूला लगाते तो हमने कहा था आपके पास स्टीरियो सेंटर कितने हैं, आपको मान लीजिए यहाँ पे आपको n equals to 3 आ रहा है, लेकिन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, n equals to 3 ओड वाला केस हो गया, टोटल होंगे 2 to the power n minus 1, तो आपने लगाया 2 to the power 3 minus 1 equals to हो गया 4, लेकिन मीजो निकाल लें तो हमने कहा था 2 to the power n minus 1 by 2 कर दो, है ना, तो यहां से आएंगे बच्चों 2 आएंगे और 4 में से 2 घटाओगे तो 2 ही ऑप्टिकली एक्टिव, 2 ही ऑप्टिकली इनएक्टिव जो मीजो वाले केस हैं। सिमिलरली आपको इस वाले में निकालने हैं, आसान सा है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अप्रोच करना है, ये आप निकाल पाओगे और यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखना भाई ये वाला कार्बन आपको दिख रहा है ना, और ये वाला दोनों ऑप्टिकली एक्टिव टाइप्स दिख रहे हैं, तो आप यहाँ से आंसर बच्चों निकाल सकते हो। अब हम ये देखते हैं कि यार इस चैप्टर को जो है जनरली बाकी जगह यही मिलाती है ना, कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा रिएक्शन में और पूछ लेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताओ, या ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, या फिर फ्रैक्शनल जो है अपन ने क्या किया बच्चों, डिस्टिलेशन किया, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पे आपको कितने प्रोडक्ट्स जो है प्राप्त होंगे, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें पता है यार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप क्या करोगे भाई, अब जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं वो आप सेपरेट कर पाओगे, तो अगर आपके डायस्टीरियोमर्स हैं तो वो तो आपको मिल जाएंगे अलग अलग, लेकिन अगर आपका एनांशियोमरिक पेयर है ना तो वो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बच्चों अलग अलग नहीं कर पाओगे उसको, तो वो हमें एक ही काउंट करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में आप जरूर उनको 2 काउंट करोगे, लेकिन अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराने के बाद प्रोडक्ट पूछा है तो आप उसको एक ही काउंट करोगे। आप कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मान लीजिए आपसे ब्रोमिनेशन करवाया गया है, ठीक है, और ब्रोमिनेशन में उन्होंने क्या किया है, तो बच्चों कैसा क्वेश्चन मिल सकता है आपको, मान लीजिए आपके पास ये है CCC, इस C पे Br है, स्टीरियोकेमिस्ट्री मान लीजिए यहाँ पे फिक्स कर रखी है, और यहाँ पे CS3। अब बोला गया मोनोब्रोमिनेशन कराया तो आपको बताना है टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, ठीक है। दूसरा आपको बताना है अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने करवाया तो आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, और तीसरा बताना है कि भाई जो ये टोटल प्रोडक्ट है इनमें ऑप्टिकली एक्टिव प्लस ऑप्टिकल इनएक्टिव आपको बच्चों बाइफर्केशन यहाँ पे देना है। अच्छा तो देखिए यार हम क्या क्या बना सकते हैं, पहले मान लीजिए आपका बना CCC और इस C पे जो Br है स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स्ड है, और यहाँ पे आप लेके आए CS2Br, तो क्या है बच्चों ये तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव है ना, क्योंकि यहाँ पे ये है तो यहाँ पे एक मिल गया, मान लेते हैं ये वाली R दे रखी है आपको, तो ये वाला एक ऑप्टिकल एक्टिव मिल गया CCC। अच्छा इस पे नहीं है, इस पे Br है, अब इस पे दूसरा Br भी लग सकता है, और ये आपका हो गया बच्चों CS3। तो यहाँ पे आपके पास कोई कायरल नहीं है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन प्रोडक्ट तो है ही। अब यहाँ पे आप क्या चल सकते हो आगे, आप इस पे ब्रोमिनेशन करवा सकते हो, और ये आपका RS दोनों हो सकता है, यहाँ पे तो आपको दिया हुआ है ये R है, यहाँ पे H और CS3, तो हमने कहा यहाँ से या तो R' R मिलेगा या यहाँ से S' R मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेंगे, दोनों में रिलेशन कैसा है, डायस्टीरियोमर्स, दोनों की मिरर इमेज एक दूसरे की नहीं है बच्चों ना, मिरर इमेज होती तो R' R की S' S बनती, ना कि S' R, ठीक है, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकती दूसरी वाली R क्योंकि वो फिक्स्ड है वहां पे। अच्छा ये हो गया। अगर हम और आगे चले, हम करवाएं मान लीजिए C इस C पे आपने ब्रोमिनेशन करवा दिया, और इस C पे आपका क्या है बच्चों ब्रोमिनेशन तो लॉक्ड है, और हमने कहा CS3। अब क्या हो सकता है, ये तो R दी हुई है, अब अगर ये RR हुई तो ये वाले मिलेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना, क्योंकि आपको यहाँ से प्लेनो सिमेट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाओगे और अगर ये S हुआ तो जो SR वाला केस है बच्चों, उस केस में ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा आपका। अच्छा अगर R रहा, सॉरी बच्चों, अगर ये S रहा तो आपका मिरर इमेज मिलेगी कि R की S होती है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अगर R रहा तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव यहां से मिल जाएगी। अच्छा ये हो गया। अगर इसको लास्ट वाले पे करा दें तो CS2Br CC, इस C पे Br जो कि लॉक्ड है, और CS3, तो ये लॉक्ड है, ये तो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर बना नहीं है, तो ये वही R वाला होगा, तो यहाँ से भी एक प्रोडक्ट मिलेगा। टोटल कितने हो गए भाई, एक प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिला, 2 2 4
और यहां से 2 मिले 6, 7 प्रोडक्ट आपको देखने को मिले टोटल, ठीक है। उनमें से ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं? अगर इनएक्टिव की बात करते हैं, इनएक्टिव हमें यहां से मिला जब ये इसकी वाली स्टीरियोकेमिस्ट्री इस वाले कार्बन पे हो गई तो, ठीक है। उसके अलावा एक इनएक्टिव हमें यहां से मिला, है ना, ये तो एक्टिव था। यहाँ पे जो 2 मिले वो दोनों भी ऑप्टिकली एक्टिव हैं और ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हमें 2 इनएक्टिव मिले और 5 मिले ऑप्टिकली एक्टिव। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाओगे आप इस प्रोडक्ट का, तो जो आपके इनांशोमर बच्चों वो आप उनमें भेद नहीं कर पाओगे, बाकी आप जो है सारे सेपरेट कर पाओगे। अब इनांशोमेरिक पेयर आपको यहाँ पे कहीं मिला है क्या? ये तो डायस्टेरियोमेरिक पेयर है ना, स्टीरियोकेमिस्ट्री लॉक्ड दी, तो ये भी अलग है, ये तो अलग प्रोडक्ट ही हो गया, ये भी अलग मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। यहाँ पे हमने देखा आर आर और आपको एस आर मिला है, तो वो दूसरे की इमेज नहीं है, तो वो भी इनांशोमेरिक पेयर नहीं है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बच्चों आपको सारे के सारे प्रोडक्ट ही मिल जाएंगे, कोई दिक्कत लेने की बात इसमें नहीं है। आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर सकते हो और खुद से उसको होमवर्क ले सकते हो, क्या कि अगर यहाँ पे लॉक्ड नहीं है स्टीरियोकेमिस्ट्री, दिस कैन बी आर एज वेल एज एस, तो वहां पे कितने आपके सेम केस रिपीट कीजिए, तो क्या क्या आंसर्स आपको तीनों केसेस में मिलेंगे। ये आपके लिए बच्चों होमवर्क हो गया है। अब हम यहां से सीधा चलेंगे किस पे? अपने कन्फर्मर्स पे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कंफर्मेशन में क्या क्या है, ठीक है। इसमें तो स्टीरियो में 2 हो सकते थे, एक कॉन्फ़िगरेशनल, एक कंफर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल में कौन से आए अपने? ये एनांशियम और डायस्टेरियोमर्स, वो हम पढ़ चुके हैं सारे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशनल कैसे हैं आपके? वो एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी किसी में स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसी में स्टेबिलिटी कम है। तो जिसमें ज्यादा स्टेबिलिटी उसमें क्या है बच्चों, ज्यादा टाइम आपको मिलेगा उसमें, ठीक है, ज्यादा परसेंटेज वही मिलेगी, ज्यादा परसेंटेज ऑफ टाइम आपको वही मिलेगा वो मॉलिक्यूल उस फॉर्म में। तो अब जैसे हम पढ़ते हैं ब्यूटेन का, जब हम पढ़ते हैं कंफर्मेशन, ठीक है, तो कोई एक मॉलिक्यूल अगर आपका है, सिंगल बॉन्ड उसमें है, मान लीजिए आपके पास क्या है, हमने बात की आपके पास मान लीजिए बच्चों C4 है ना, H10 है ना, C4H10 ले लेते हैं, या थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए पहले हम इसको मीथेन का ही लेते हैं, C2H6 है। तो हमने कहा आपके पास कैसा है, CH3, ठीक है, ऐसे बनाया आपने, और ये HH और ये इसके पीछे बच्चों HH, तो ये सारे क्या हैं इसके पास HH हैं। अब आप क्या कर सकते हो, ये सिंगल बॉन्ड है, इसके अबाउट तो रोटेशन पॉसिबल है। अब आप क्या है, इसको इस बॉन्ड के अबाउट अगर घुमाते जाओगे तो आपको इसके बहुत सारे कंफर्मर्स मिलते जाएंगे। तो टोटल कितने पॉसिबल है बच्चों? टोटल इनफाइनाइट हो सकते हैं ना, क्योंकि ये थोड़े से भी एंगल से वो करेगा तो आपको क्या है, मिलते ही जाएंगे। तो कंफर्मर्स तो बहुत सारे पॉसिबल है, लेकिन हम सबको नहीं पढ़ते, केवल उनको पढ़ते हैं यार जो अपने काम के हैं, सबको पढ़ भी नहीं सकते हैं। जहां पे एनर्जी है तो उसकी बहुत मैक्सिमम हो रही है, या फिर जहां पे मतलब बहुत अनस्टेबल है, या जहां बहुत स्टेबल है, जहां इसकी एनर्जी क्या है बच्चों मिनिमम है, केवल वही हमारे काम के हैं। तो हमने कहा यार जब आप इसको इसकी न्यूमेन आप बनाओगे तो हमको जैसी बना देते हैं, ठीक है, H के पीछे H हो गया, इस H के पीछे ये H, इस H के पीछे ये H, और ये हमारी बन गई, ये अपना सामने वाला कार्बन है, ये अपना बच्चों क्या है, पीछे वाला कार्बन है। तो यहाँ हम कहते हैं अब इसको, अब क्या है, इस दोनों के बीच में जो डायहेड्रल एंगल है, डायहेड्रल एंगल कौन सा है भाई, सामने वाला कार्बन C1 और ये H, और जो पीछे वाला कार्बन है उस पे जो ये H है, तो ये CH और CH के बीच का जो एंगल होगा, भाई आप क्या कर रहे हो, आपके पास 2 चीजें अभी H के पीछे जैसे है, ठीक है, अभी आपके बीच में एंगल नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको क्या करोगे, ऐसे घुमाने लगोगे तो आपको कुछ एंगल मिलने लगेगा। इसी को बच्चों बोलते हैं डायहेड्रल एंगल, ठीक है, इसी को बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। इसके पीछे ऐसे है, नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये बदलेगा तो आपको एक एंगल मिलने लगेगा, वही है डायहेड्रल एंगल। अब डायहेड्रल एंगल अभी तो आपका 0 है, तो जिस बार 0 है तो बच्चों ये आपकी क्या है, एक्लिप्स्ड फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं। और इसी को अगर आप, तो ये तो भाई आपकी है एक्लिप्स्ड फॉर्म। जैसे आप डायहेड्रल एंगल को, भाई हम बात कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा इसको थीटा से घुमाया, ठीक है, आप थीटा से घुमाया तो ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ठीक है, थीटा से घुमाया, तो इसी थीटा को बोलते हैं बच्चों अपन डायहेड्रल एंगल। अब इसी में क्या है भाई, जब घुमा रहे हैं तो क्यों कुछ फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कुछ क्यों कम स्टेबल है, क्या होगा बच्चों, जब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, ठीक है, तो क्या हो रहा होगा भाई, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, बीच में रिपल्शन होगा, तो एक टॉर्शनल स्ट्रेन। तो बच्चों ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी वजह से जो स्ट्रेन आ रही होगी, इनकी वजह से जो मॉलिक्यूल की अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, उसको बोलते हैं बच्चों टॉर्शनल स्ट्रेन। तो वो तो आपकी है टॉर्शनल स्ट्रेन ना, बॉन्डेड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से। अच्छा, तो अब मैं कह रहा हूं यार 0 था उसको इक्लिप्स फॉर्म, फिर मैं इसको 60 पे लेके गया, भाई इन दोनों बीच में क्या है, 120 का एंगल है, तो अगर इसके बीच में ले आओगे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जो इस वाले बॉन्ड के बीच में हो सकती है, क्योंकि अगर आप 60 से और ज्यादा जाओगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पे जो 60 बनी थी, फिर वही वो इसके पास आने लगेगा ये वाला, तो दोबारा आपकी स्ट्रेन बढ़ने लगेगी। तो 60 वाली जो फॉर्म है बच्चों, उसको हम बोलते हैं गॉश फॉर्म, उसको बच्चों बोलते हैं गॉश फॉर्म, और वो आपकी स्टेबल है, ठीक है। इस वाले में गॉश नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरी सिमेट्रिक है, तो उसको यहाँ पे तो अभी तो फिलहाल हम स्टेगर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, स्टेगर्ड फॉर्म, तो वो आपकी स्टेगर्ड फॉर्म है। और बाकी बीच की इतनी बच गई वो आपकी है कौन सी, स्क्यू,
बाकी थीटा, मतलब हम कह रहे हैं थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 60 है ना, और 120 और कितना हो जाएगा बच्चों आपका 300, अगर ये है तो आपकी है कौन सी स्टेगर्ड, अगर 0 है ना 120 है, या फिर आपका कितना है बच्चों, या फिर आपका ये वाला एंगल जो हो गया है ना 0 हो गया, 120 हो गया, 240 हो गया, और या फिर 360 हो गया, तो आपकी कौन सी है बच्चों एक्लिप्स्ड है, इन वालों पे स्टेगर्ड है, बाकी बीच में बच के स्क्यू है। अच्छा, तो हमने कहा यार कब स्टेबल होगा ये, तो एक तो हो गई टॉर्सनल स्ट्रेन हो रही है, और एक जो ये दो ग्रुप्स हैं, इन दोनों ग्रुप्स का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनके बीच में रिपल्शन जितने पास होंगे उतना ज्यादा होगा, तो बच्चों उसकी वजह से जो आ रही है वो अपनी वंडर वॉल स्ट्रेन जो है, तो वहां पे अपनी क्या है बच्चों वंडर वॉल स्ट्रेन भी है। अच्छा, तो हमने कहा यार जो जब ये स्ट्रेन्स मिनिमम होंगी तो आपकी मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो हम क्या है इथेन के लिए जब आप बनाने जाते हो, जब आप एनर्जी वर्सेस क्या है थीटा का जब ग्राफ बनाओगे, तो हम कहते हैं इथेन के लिए कैसा आएगा, सबसे पहले भाई जब वो अपनी जब दोनों आमने सामने हैं है ना, तो 0 डिग्री पे तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, फिर वो कम करते हुए 60 पे आया जब, तो वो स्टेबल हो गया, 60 के बाद दोबारा अगले के पास जाएगा तो दोबारा बढ़ेगी, फिर दोबारा कम होगी, फिर जाएगा, तो ये 0 था, ये 60 हुई, ये 120, फिर ये 180 हुई, फिर ये क्या हुई बच्चों 240 हुई, फिर ये 300 हुई, और ये दोबारा 360 हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपको मिलेगा एनर्जी डायग्राम है ना डायहेड्रल एंगल के साथ। तो हमने कहा यार ये वाली अनस्टेबल फॉर्म है, ये वाली स्टेबल फॉर्म है, तो एक्चुअली बच्चों हम इन्हीं को क्या करते हैं स्टडी करते हैं, और हम कहते हैं यार इसके क्या है 3 कन्फर्मर्स हैं, अपने काम के 3 कन्फर्मर हैं, और हम इन्हीं को बोलते हैं जो इसकी स्टेबल वाले जो इसकी कन्फर्मर्स हैं उन्हीं को हम इनके कन्फर्मर क्या डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं यार इसके कितने हैं बच्चों, इसके 3 कन्फर्मर हैं। अच्छा, अब ये तो हुई इथेन की बात, अगर इसको ब्यूटेन बना देंगे और 2-3 बॉन्ड के लिए हम देखेंगे तो क्या है सिमेट्रिक केस नहीं होगा, मतलब जब ये 0 पे है और जब ये 120 पे है, तो यहां तो क्या है H 6 के 6 H हैं, तो वो फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन अगर एक CH3 हुआ और बाकी 2 H हुए, तो क्या बच्चों आपको अलग अलग फॉर्म्स मिलती हैं, और उनको हम डिफाइन करते हैं और कहते हैं यार आपकी, जैसे हम जब ब्यूटेन की बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं आपकी किसकी बच्चों C, और हम 2-3 के अक्रॉस क्या है बना रहे हैं इस बार अपने न्यूमन प्रोजेक्शन, तो हम कहते हैं यार इस वाले पे 2 H हैं, एक CH3 है, ऐसे इस वाले पे एक CH3 है, 2 H हैं, इसकी न्यूमन प्रोजेक्शन आप बनाने जाओगे तो हम कैसे बनाते हैं, तो अपन ने कहा यार एक CH3 था, एक H, उसी के पीछे एक CH3 पीछे वाले पे एक H, तो ये हो गई बच्चों अपनी कौन सी हो गई, ये अपनी हो गई है ना। अब इसको क्या है, अब पहले हमने केवल इक्लिप्स डिफाइन की, क्यों, क्योंकि वहां पे H था, यहाँ पे भी H सब जगह H थे, अब इसको जब 120 पे ले जाओगे तो CH3 के सामने H रहेगा, तो वो और ये सेम नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं यार ये सबसे अनस्टेबल, तो ये मेरी फुल्ली एक्लिप्स्ड है ना, इसको फुल्ली एक्लिप्स डिफाइन करते हैं। 60 का एंगल आपने बनाया तो उसको हम डिफाइन करते हैं बच्चों गॉश, ठीक है, फिर आप यहां पे आए तो उसको हमने डिफाइन किया पार्शियली एक्लिप्स्ड, फिर आप जब ये CH3 दोनों एंटी हो गए बिल्कुल, उसको हमने डिफाइन किया एंटी, उसके बाद दोबारा पार्शियली इक्लिप्स्ड आएगी, फिर गॉश आएगी, फिर आपकी फुल्ली इक्लिप्स्ड आएगी, तो ये 4 आपकी क्या होंगी रिपीट होंगी। तो सबसे अनस्टेबल आपकी बच्चों इसमें क्या है, अब जब जब आपका एंगल 0 है 120 है, या फिर आपका कितना है बच्चों, आपका कितना है 240 है, तब तब क्या है आपकी टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है बच्चों उनमें बराबर होगी, क्योंकि मैक्सिमम होगी वो 60 पे 180 पे, या फिर आप बात करो 300 पे, वो क्या है मिनिमम है ना, और इन तीनों पे क्या है बराबर होगी, टॉर्सनल की बात कर रहे हैं। लेकिन वंडर वॉल जब CH3 आमने सामने वो मैक्सिमम होगी, CH3H है थोड़ी कम होगी, जब CH3 यहां और यहां है तो और कम होगी, जब CH3 यहां और यहां है तो बहुत ही कम होगी, तो इसलिए हम कहते हैं यार सबसे अनस्टेबल मेरी फुल्ली एक्लिप्स्ड, ठीक है, आप गॉश में गए थोड़ी स्टेबल हुई, दोबारा आप पार्शियली एक्लिप्स्ड में गए, ठीक है, फिर दोबारा अनस्टेबल हुआ, एंटी में मोस्ट स्टेबल, दोबारा पार्शियली एक्लिप्स्ड, दोबारा गॉश और दोबारा फुल्ली एक्लिप्स्ड, तो वो इस तरह का बनता है आपका। ठीक है, तो हम एनर्जी डायग्राम ये बनाते हैं, समझ में आ गया। ठीक है, तो इसी पे हम क्वेश्चन कैसा कर सकते हैं, ठीक है, हम अलग अलग फॉर्म्स में डायपोल मोमेंट की बात भी कर सकते हैं, और उसी से रिलेटेड जेईई ने 2014 में क्वेश्चन पूछा था, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस बच्चों कर लेते हैं, और उसके बाद हम साइक्लोहेक्सेन पे चलते हैं ना, इसमें इतना ही है, फिर साइक्लोहेक्सेन में बात आती है भाई रिंग फ्लिपिंग वगैरह कैसे होती है, चेयर से चेयर फॉर्म, वो सारी चीजें जो होती हैं, तो उनमें हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, और फिर वहां पे मतलब आप डिस्कस कर सकते हो चीजें। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने पास जो आया था जेईई में उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, ठीक है, 2014 में ये क्वेश्चन जेईई ने पूछा था, तो इसमें क्या बोलना है हमें बताना है कि यार ऐसे कन्फर्मर्स जिसमें क्या हो डायपोल मोमेंट क्या हो नॉन जीरो हो। अच्छा, तो भैया हम बात कर रहे हैं कन्फर्मर्स की, तो ये आप क्या समझिए यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, और आपका एक CH3 इधर बना रखा है, इधर क्लोरीन दे दिया है, तो पहले इसको थोड़ी जो है
तमीज वाली फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। इसको आप न्यूमेन में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि न्यूमेन से क्या डाइपोलमेंट आप आराम से देख पाओगे। यहाँ पे अगर आप दिमाग लगाने लगे कि इस बीआर को इधर ले जाऊं, बच्चों वो दोनों बीआर फिर भी ऊपर की तरफ ही होते हैं, ये मत समझना इधर इधर हो गए तो एंटी हो गए, है ना। ये जिसने सोच लिया मतलब उसको फिशर में कुछ नहीं आता है ना। तो फिशर के बारे में 2-3 बातें हैं। पहला, कैसे रीअरेंज करते हैं, है ना, डीएल या फिर आरएस कैसे देखते हैं। प्लेन से बाहर आप उसको रोटेट नहीं कर सकते हो, प्लेन से बाहर ऐसे फ्लिप नहीं कर सकते हो। दूसरा, ये दोनों ऐसे होते हैं, ये दोनों ऐसे होते हैं, ये दोनों, ये जो वर्टिकल पे हैं वो आपके प्लेन के उस तरफ होते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके आप फिशर बनाने जाओगे तो हमने कहा फिशर कैसे बनाएंगे। अच्छा, तो जो अगर आपको विजुअलाइज करना आता है, हमने कहा ये वाला CH3 क्या है, पीछे की तरफ है, ये वाला Cl क्या है, पीछे की तरफ है, और ये क्या है आपका, ये अपनी तरफ है, ठीक है। तो कैसे देख सकते हैं हम इसको, हमने कहा इसको तो ऐसा बन गया, बन गया ऐसा। हमने कहा इधर से देख रहा हूं मैं, मैंने कहा इधर Br, इधर Cl, फिर इधर दोबारा Br, इधर CH3, और जो सेम साइड में है पीछे की तरफ वो CH3 और Cl। यही है मेरे पास, ये मेरी सोर्स बन गई, और यहां से मैं न्यूमेन आराम से बना सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो मैंने कहा मैं इधर से देख रहा हूं और इसकी न्यूमेन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने कहा ठीक है। तो क्या करते हैं बच्चों, ऐसे करिए आप, Br, Cl, CH3, और यहां पे आपके पास अभी है CH3, Br, और यहां पे बच्चों आपके पास Cl, ठीक है, ये आ गया। अब हमें बताना है स्टेबल कन्फर्मर्स, है ना, स्टेबल कन्फर्मर्स, स्टेबल भी लिख लीजिए बच्चों यहाँ पे, है ना, स्टेबल कन्फर्मर्स जिनमें क्या हो, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट हो, है ना। अच्छा, मतलब जिनको हम स्टडी करते हैं इनकी बेसिकली जो है ना एंटी वाले, गोस्ट वाले, उनकी बात ही कर रहा है। तो ये तो क्या है अपना बच्चों अभी, है ना, इसकी बात नहीं करेंगे। ये इन्होंने कोई पार्शियली एक्लिप्स या फिर फुल्ली एक्लिप्स टाइप के दे रखा है ना, पार्शियली एक्लिप्स वाला दे रखा है, तो इसको अभी, ये तो आपका स्टेबल नहीं है। अच्छा, यहां से आप चले इधर 60 पे, ठीक है। अच्छा, तो हम घुमा रहे हैं भाई, पीछे वाले को घुमा रहे हैं हम, ठीक है, पीछे वाले को घुमा रहे हैं हम। तो हमने कहा यहां से आप बनाओगे एक, तो ये तो आपका हो गया भाई CH3, Cl और Br। जब घुमाओगे CH3 इधर आएगा, Cl इधर जाएगा, Br आपका इधर जाएगा, ये गोश्त फॉर्म बनेगी। अच्छा, क्या इसमें डायपोल मोमेंट जीरो है क्या? डायपोल मोमेंट बच्चों इसमें जीरो नहीं है, लेकिन गोश्त फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म में तो आएगा ही। तो ये आपका हो गया एक, है ना, Cl Cl की कटेगी, लेकिन Br के डायपोल मोमेंट और CH3 CH3 की जो है बच्चों वो जीरो नहीं हो पाएगी, तो एक नॉन जीरो का केस मिल गया। इसको आप दोबारा 60 घुमाओगे तो वो तो आपको बच्चों क्या है, Cl के पीछे Br जाएगा, तो वो तो आपकी क्या है, स्टेबल फॉर्म नहीं है ना, वो एक्लिप्स बन रही है, तो वहां से आपको क्या है, वो तो स्टेबल नहीं है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पे जाने के बाद इसको 120 से घुमाइए, इसको आप कितने से घुमाइए, 120 से घुमाइए, तो क्या होगा, 120 से आप घुमाने जाएंगे तो हमने कहा आगे वाले को हमने कुछ नहीं किया, तो Br इधर है, Cl इधर है, CH3 आपका नीचे था, 120 से घुमाया तो ये CH3 आ जाएगा Cl की जगह, तो इधर आ गया CH3, Cl चला जाएगा Br की जगह और Br चला जाएगा CH3 की जगह। क्या इसमें जीरो है? मैंने कहा इसमें भी जीरो नहीं है, Cl Cl की कैंसिल हो गई, लेकिन Br Br की कैंसिल नहीं हुई, CH3 CH3 की कैंसिल नहीं, तो मेरा दूसरा मिल गया मुझे नॉन जीरो वाला। अच्छा, मैंने कहा फिर एक बार और 120 कर दें, तो बिल्कुल करो, एक बार और 120 करोगे तो मैंने कहा इधर Br है, इधर Cl है, इधर आपके पास CH3 है, एक बार और किया, इधर Cl आएगा, इधर Br आएगा, इधर CH3 आएगा, CH3 CH3 कैंसिल हुई, Br Br Cl Cl कैंसिल नहीं हुई, तो आपको एक ये मिल गया। तो टोटल बच्चों आपको कितने मिले हैं, 3 मिले हैं। अब दोबारा अगर आप घुमाओगे इसको, है ना, 120 से, तो आपको पहले वाला केस ही मिल जाएगा। तो आपके 3 मिले जो क्या है, स्टेबल है, गॉस फॉर्म बनाई है हमने, गॉस को बिल्कुल हम स्टेबल मानते हैं, ठीक है, गॉस फॉर्म स्टेबल है। और आपके कितने बने बच्चों, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट वाले 3 केस आपके यहाँ पे आए। तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने ये बना रखा है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, है ना, उसकी एनर्जी वर्सेस मैंने बना रखा है क्या, ये आपका जो साइक्लोहेक्सेन में जब हम बात करते हैं, जो भाई बोर्ड फॉर्म, चेयर फॉर्म, तो एक चेयर फॉर्म से दूसरी चेयर फॉर्म में क्या है, वो जा रहा है। तो आपको ये बताना है भाई ये कौन सी है फॉर्म और ये कौन सी फॉर्म है, और वो फॉर्म कौन सी है जो कायरल फॉर्म है ना, जिसमें मॉलिक्यूल कायरल होता है, वो कौन सी फॉर्म है साइक्लोहेक्सेन की। तो ये 2 क्वेश्चनों का जवाब आपको यहां से देना है। अच्छा, तो अगर आप इसकी बात करोगे तो हम क्या कहेंगे, पहले साइक्लोहेक्सेन के बारे में छोटी छोटी बातें देख लेते हैं जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि यार आपका साइक्लोहेक्सेन किस फॉर्म में, हम कहते हैं चेयर फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। फिर अगर चेयर फॉर्म बनाते हैं हम क्या कहते हैं कि यार आपका ये ग्राफ 2 ऐसे, ठीक है, फिर हम इसको थोड़ा सा ये बनाई आपने चेयर फॉर्म, ठीक है ना, कोई ऐसी बनाई, या फिर ऐसा ना बना के आप और थोड़ी ऐसा बना लीजिए, ऐसे कीजिए, है ना, थोड़ी बढ़िया चेयर लग रही है ना, थोड़ा उस टाइप से। अब हम क्या है, इसको
अगर आप इसकी न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन बनाओ, आपको ये समझाने के लिए क्या चेयर स्टेबल क्यों है, आपको चमकेगा। देखिए तो हम क्या कह रहे हैं यार, आप इधर से देखिए इसको, तो हमने कहा एक ये रहा, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ठीक है, इधर से आप देखोगे तो कैसा बनेगा, तो एक इसके अक्रॉस न्यूमन, एक इसके अक्रॉस न्यूमन, तो मेरे दो इधर ऐसे बन रहे होंगे। ठीक है, इस बारे में मैंने कहा क्या हो रहा है, एक नीचे की तरफ आ रहा है इन दोनों पे, तो ये नीचे और ये इधर से आ रहा है बच्चों नीचे। ठीक है, और एक जा रहा है उधर से ऊपर की तरफ, लेकिन वो पीछे वाले कार्बन से, पीछे वाले से तो हम कैसे करेंगे बच्चों, दिखाएंगे नहीं उसको, अंदर नहीं ले जाएंगे, इसी मोटे सर्कल से कनेक्ट करेंगे। अच्छा ये हो गया। फिर एक ऐसे है तो बाकी इस पे ऐसे लगे होंगे, सीधी सी बात है, और ऐसे है तो बाकी ऐसे होंगे, है ना। ये आपके क्या है बच्चों, सारे हाइड्रोजन है, ये आपके सारे हाइड्रोजन हैं, और ये हमने बना दी चेयर फॉर्म का, हम न्यूमेन में उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप एक बात देखो कि ये कौन सी फॉर्म लग रही है, ये मुझे गोश्त टाइप की लग रही है यार, सबके बीच में एकदम सटीक बढ़िया एंगल बन रहा है, रिपल्शन मिनिमम आ रहे हैं। तो ये अगर आप देखो तो आपको क्या मिल रही है कि हाँ यार ये तो गोश्त टाइप का मुझे मिल रहा है न्यूमेन में, है ना। मतलब जो इस पे और इस पे जो हाइड्रोजन हैं वो दोनों एक दूसरे को बच्चों 60-60 इस टाइप से हैं, कुछ उस टाइप से ही हैं, है ना भाई। इसके जो दो होंगे आप बनाओगे भाई, इस पे ये और ये ऐसे बनाओगे जब आप, तो आप पाओगे कि भाई, है ना, जैसे इस पे हम बनाएंगे ये ऊपर गया है तो आप ऊपर, और इसमें ऐसे एक वो वाला करोगे, इसमें नीचे और ऐसे, तो इनके बीच में जो एंगल है बच्चों वो आपका इस तरह से है। तो ये तो गोश्त वाला बन रहा है, इसलिए आपकी क्या है, ये स्टेबल है। ठीक है, दूसरी बात आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप चेयर फॉर्म में ये देखना चाहो कि यार जो ये दो हैं, ठीक है, यहां से देख पाओगे, ऐसे समझते हैं कि आपका हमने ये चेयर फॉर्म बनाई, ठीक है, हमने कहा यार ये ऊपर गया भाई, ये ऊपर, ये ऐसे, ठीक है, ये नीचे और ये ऊपर, तो ये जो इक्वेटोरियल है और ये जो इक्वेटोरियल है और ये जो दो एक्सियल हैं, ठीक है, ये तो सबको आता है भाई। अपने जो अगर ऐसे चेयर फॉर्म बनाओगे आपके 6 एक्सियल में जाएंगे, 6 आपके इक्वेटोरियल में जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे बना मेरे। अच्छा, तो इस इक्वेटोरियल के बीच में कैसा बन रहा है, ट्रांस बन रहा है, ये और ये कैसा बन रहा है, ट्रांस बन रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में कई बार मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो इसका आप यूज कर सकते हो। और ये जो इक्वेटोरियल है और ये जो एक्सियल है पास पास वाले पे, ये दोनों सीस हैं, मतलब आपकी बोर्ड चेयर फॉर्म में पास वाले की इक्वेटोरियल वाले जो हाइड्रोजन है वो ट्रांस में है, एक्सियल ट्रांस में है, लेकिन इक्वेटोरियल और एक्सियल क्या है बच्चों, चेयर फॉर्म में, उसमें सॉरी क्या बोलते हैं आपकी सिस फॉर्म में है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एक बार बोर्ड फॉर्म की, और वो क्यों अनस्टेबल है ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो भाई ये आपकी हो गई बोट फॉर्म, है ना, कुछ ऐसा ही अपना बोट होता है। अच्छा, तो बोट फॉर्म की अगर आप न्यूमेन बनाओगे, भाई ये इधर इधर से आप देखोगे उसको, तो हमने कहा यार इधर से भी ऊपर जा रहा है, इधर से भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप कैसे बनाओगे बच्चों, ये आपने किया 2, ठीक है, इधर से भी आपने कहा यार क्या हुआ, ऊपर की तरफ कुछ गया, ठीक है, और पीछे वाले पे भी क्या हुआ बच्चों, ऊपर की तरफ ही आपका गया, है ना, और इसमें ऐसा बन गया, तो आप अगला ये इस टाइप से हो गया, और इसमें भी क्या होगा फिर बच्चों, ये लो, ठीक है, H H H H, और ये आपके हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो आप अगर देखो यहाँ पे, तो ये क्या बन रहा है, ये तो एक्लिप्स फॉर्म टाइप का बन रहा है ना। तो इसलिए बच्चों क्या है, अगर आप देखो ये हाइड्रोजन के बीच में, है ना, डायहेड्रल एंगल जैसे कि अगर हम बात करना चाहें तो वो कितना आ रहा है बच्चों, है ना, 0 टाइप से दिख रहा है आपको, तो ये क्या है बच्चों, आपका एक्लिप्स फॉर्म है, इसलिए भी आपकी क्या है बच्चों, बोट आपकी क्या है, अनस्टेबल है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, है ना, अगर हम वही बात करें कि भाई आपके जो जैसे यहाँ पे जो आपके जो एक्सियल हैं उन दोनों बीच में कैसा है, सिस है, जो आपके इक्वेटोरियल है, ठीक है, वो भी कैसे हैं, सिस हैं, लेकिन एक्सियल और इक्वेटोरियल क्या है, ट्रांस है। बिल्कुल उल्टा है चेयर फॉर्म का आपकी बोट फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। वहां पे क्या थे, इक्वेटोरियल ट्रांस थे, एक्सियल ट्रांस थे, और एक्सियल और इक्वेटोरियल आपके क्या थे, सिस थे। यहाँ पे ये वाला केस है। तो ये हुई भाई स्टेबिलिटी की बातें, ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि चेयर फॉर्म आपकी मतलब 99% ऑफ टाइम क्या है आपका, साइक्लोहेक्सेन जो है बच्चों वो आपका चेयर फॉर्म में रहता है। तो चेयर फॉर्म, और वो अब चेयर फॉर्म आपकी क्या देखो किस तरीके से बना सकते हैं। आपने कहा यार ऐसे बनाया आपने, ठीक है, कोई ऐसे भी बना सकता है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, इससे इसमें क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम में रहती है, और इस फॉर्म से इस फॉर्म में क्या है, ये फ्लिप करती रहती है, ठीक है। और क्योंकि दोनों स्टेबल इसलिए फ्लिपिंग हो जाती है, एनर्जी बैरियर को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो अगर अपन एनर्जी वर्सेस इसकी जो ये फ्लिपिंग वाला है अगर बनाने चाहो तो हम क्या कहते हैं, सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सी बच्चों, आपकी चेयर फॉर्म है, ठीक है। तो चेयर से पहले क्या होता है, आप ऐसे समझिए कि ये वाला आपका क्या जाएगा, नीचे जाएगा, ये वाला आपका ऊपर जाएगा। तो आपका कैसा बनेगा ना, और इसको थोड़ा सा ये क्योंकि अपनी तरफ है, इसको थोड़ा सा
ऐसे ये बाहर वाला तरफ मान लीजिए ऐसे ना, ये इस टाइप से। तो क्या होगा आपको कुछ इस केस में ऐसा मिलता है, ठीक है। ये वाला अपना वो ये जो बाहर की तरफ था, अपनी तरफ जो था ये वो वाली साइड है ना, कुछ आपको ऐसा मिलेगा। तो आपका पहले चेयर से जाएगा किसमें बच्चों, ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, ये आपकी आ गई हाफ चेयर। हाफ चेयर कैसे, अगर आप समझो भाई स्विमिंग पूल के पास जब फिल्म देखते हो ना लोग मस्त ऐसे है ना बियर वियर पीते हुए जो बैठे होते हैं, इधर आप अपनी कमर टिका लीजिए, इधर मुंडी और इधर पैर टिका लीजिए, तो ऐसे अगर आप सोओगे तो मजा आएगा एकदम। तो ये आपकी चेयर फॉर्म है। तो यहां से हाफ चेयर किस टाइप की है, हाफ चेयर आपकी इस टाइप की है भाई, ये आपकी ऐसे ही है, लेकिन ये और ये ठीक है। अब ये आधी चेयर है, मतलब इधर से पैरों को मोड़ने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे फ्लैट टाइप की थोड़ी सी हो गई है। तो हाफ चेयर है। हाफ चेयर से बच्चों क्या होगा भाई, ये वाला अपना नीचे जा रहा था, ये नीचे जाएगा, ये वाला अपना ऊपर। तो आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है बच्चों, ये अपनी ऐसे बनी, ठीक है। ये अपनी होगी बच्चों कौन सी हो गई, ट्विस्ट बोट। चेयर हाफ चेयर, ये चेयर हुई, ये आपकी हुई हाफ चेयर। हाफ चेयर के बाद बच्चों हो जाएगा ट्विस्ट बोट पे, ट्विस्ट बोट के बाद बच्चों हो जाएगा बोट पे। और आपकी जो ट्विस्ट बोट है ना बच्चों, यही है जो आपकी क्या है ना। यहां से आप समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो कि भाई अच्छा ये हमने सही बनाई है ना, हाँ। तो ये अपना वो था जो अपनी तरफ थी, ये वाली है वो वाली। तो अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो भाई इसके इधर ये नहीं है, ये जो है वो उस तरफ है ना। आई होप ये थोड़ा आप यहाँ पे विजुअलाइज करना टफ है बच्चों, है ना। मैं एक यहाँ पे वीडियो भी डालूंगा, तो इसके बाद एक वीडियो आपके पास रहेगी, तो उसमें आप विजुअलाइज कर पाओगे, तो वहां पे आप अच्छे से देखना, है ना। एक बहुत शॉर्ट वीडियो है, तो किस तरह से ये फ्लिपिंग बच्चों हमारी होती है, तो उसमें आप समझ जाओगे। तो आप अगर ये और आपकी जो ये है, ये इसके जस्ट इधर नहीं है, उस तरफ है। मतलब अगर ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे नहीं है, ऐसे है पीछे की तरफ। तो ये वाला आप ऐसे काटोगे तो भी आपको नहीं मिलेगी इमेज, ऐसे काटोगे तो मिलेगी नहीं, ये ऊपर है ये नीचे है तो भी आपको नहीं मिलेगी। तो ये बच्चों आपकी क्या होती है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म आपकी ये वाली इसकी है। ट्विस्ट बोट के बाद बच्चों बन जाती है बोट। बोट में हम क्या कहते हैं, है ना, बोट तो आप लोगों को पता ही है भाई। बोट तो अपनी जो बनाई थी अपनी ये वाली थी बोट फॉर्म। और बोट फॉर्म के बाद दोबारा फिर क्या करेगा बच्चों, ये दोबारा ट्विस्ट, है ना, हाफ चेयर, और फिर चेयर फॉर्म में चला जाएगा। तो आपको ये ऐसी थी, आपको ऐसी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, इसमें एक बढ़िया चीज होती है कि भाई आपका यहाँ पे जो एक्सियल था और यहाँ पे जो इक्वेटोरियल था, अब ये समझिए भी नीचे जाएगा, ठीक है भाई। यही तो हुआ है, ये वाला ऊपर पहुंच गया एक तरीके से, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है। तो आपका एक्सियल वाला यहाँ पे इक्वेटोरियल बन गया होगा और इक्वेटोरियल वाला बच्चों एक्सियल बन गया होगा। तो चेयर फॉर्म में आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या है बच्चों, हो जाता है जब ये फ्लिपिंग होती है, ठीक है। तो ये वाली हमारी बात यहाँ पे हो गई। अच्छा, इसके अलावा हम एक बात और कर सकते हैं कि भाई अगर आपको कोई बल्कि ग्रुप मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन में लगा हुआ है, या फिर मान लीजिए आपका CH3 टाइप से क्या है एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसको अगर आपको चेयर फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में रखना है, तो अपने को पता लगा स्टेबल तो चेयर है, क्या कभी बोट स्टेबल हो सकती है, या फिर अगर आपका एक बल्कि ग्रुप है तो किस तरीके से हो सकता है, देखिए बच्चों। तो हमने कहा कुछ आपका ऐसा है, टिक 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 टिक, ठीक है। हमने कहा इधर CH3 है, इसको आप कहां रखना चाहोगे, है ना, आप इसको कैसे सोल्व करते देखना। तो ये आपका एक्सियल पे है इधर, अगर आप इसको नीचे लेके चले गए तो एक्सियल वाला, तो बच्चों अगर एक्सियल को नीचे लेके जाओगे तो वो क्या होगा, वो फिर आपका एक्सियल ही बनेगा। ये आपका क्या है, नीचे की तरफ है, इसको आप ऊपर उठाइए तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे जो है बच्चों अगर वो वहां पे रहेगा तो क्या होगा, रिपल्शन नहीं होते हैं। तो इक्वेटोरियल पे क्या, अगर आप इन बल्कियों को इक्वेटोरियल पे रखेंगे तो आपका क्या होगा बच्चों, स्टेबल बनेगा। तो मैंने कहा इसको ऊपर लेके जाओ तो फिर ये नीचे, ये ऊपर, तो ये नीचे, तो ये नीचे ऊपर, ये इस टाइप से, ठीक है। इधर लेके गए तो CH3 आ गया आपका इक्वेटोरियल पे, और एक चला गया आपका बच्चों एक्सियल पे। तो ये आपकी क्या होगी बच्चों, इसमें स्टेबल फॉर्म होगी। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो आपके बल्कि हैं वो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे आने चाहिए, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो। अच्छा, ऐसा क्यों है, अगर मान लीजिए मैं इसको क्या करता हूं, मैं ऐसे नहीं लेके गया, ठीक है, और मेरे पास CH3 से ऊपर में था, तो तमीज से तो मुझे नीचे लाना चाहिए था, क्योंकि मुझे उसको इक्वेटोरियल में बनाना है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो इसको बोट फॉर्म बनाऊं, मैं इसको ऊपर लेके गया, मैंने इसको बोट फॉर्म बनाया, समझने की कोशिश करना। अगर आप बोट फॉर्म नहीं, मैंने इसकी चेयर फॉर्म बनाई, सॉरी, लेकिन मैंने क्या किया, इसको मैं इसको इक्वेटोरियल पे ना रख के एक्सियल पे रख रहा हूं, इसको ऊपर लेके जाओगे, मतलब मैंने कुछ ऐसा किया, ठीक है। मतलब मेरा यहाँ पे C, इसके साथ ही है H, और आपके 2 H ऐसे, और आपका एक H हो गया, ठीक है, ये इस टाइप से है। तो बच्चों आपके यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस वाले एक्सियल पे, ये क्या है, इसके
उसमें आ जाते हैं जब इनके क्या है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में क्या होने लगेगा बच्चों, रिपल्शन होने लगेगा इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, क्योंकि ये पास पास आ गए हैं। तो इस रिपल्शन की वजह से क्या है, आप इसको एक्सियल पे नहीं रखते हो, आपकी कोशिश होनी चाहिए आपका बल्कि ग्रुप है वो आपका इक्विटोरियल पे जाना चाहिए, और इसी को हम बोलते हैं, क्योंकि भाई ये 1 2 तीसरे पे है आपके हाइड्रोजन 1 3 डाई एक्सियल रिपल्शन, इसी को हम बोलते हैं क्या, 1 3 डाई एक्सियल रिपल्शन। इसी की वजह से आप उसको क्या रखते हो बच्चों, इक्विटोरियल पे रखते हो। अच्छा, इसी की अगर आप बोट फॉर्म बनाओगे, ठीक है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं क्या कभी बोट फॉर्म भी स्टेबल बन सकती है ना। अगर आप बोट फॉर्म बनाओगे, पहली बात तो बोट फॉर्म में एक और चीज आपको जान लेनी चाहिए, ठीक है, ये आपकी बोट फॉर्म है, इतनी सुंदर नहीं बनी है लेकिन बन गई है कुछ कुछ, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होगा बच्चों, यहां पे आपके जो ये हाइड्रोजन है ना, यहां पे आपके एक्सियल इक्वेटोरियल 6 नहीं होते हैं, ये आपका इक्वेटोरियल, ये आपका जो है बच्चों, ये दोनों जो हैं इनको फ्लैग पोल हाइड्रोजन बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, फ्लैग पोल। बाकी इस पे क्या होगा, एक्सियल एक्सियल, और इन पे 4 इक्वेटोरियल, तो आपके 6 इक्वेटोरियल हैं, 4 एक्सियल हैं, और 2 आपके कैसे हैं बच्चों, फ्लैग पोल हाइड्रोजन। इन दोनों क्या बोलते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन, है ना। कुछ इस तरीके से ये बोट में ऊपर में आ गए हैं और इनके बीच में रिपल्शन होता है, तो ये अनस्टेबल फॉर्म हमारी क्या है, बोट वाली होती है। तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन इसका एक मस्त अजीज फायदा है। क्या फायदा है कि अगर इधर कुछ ऐसे ग्रुप आ गए जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तब आपकी बोट फॉर्म स्टेबल हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए कैसे हो सकता है आपके पास कोई केस कि आपके पास भाई ऐसा कुछ है, ये आपका क्या है 1 2 3 4 है ना, तो आप कुछ ऐसा केस लीजिए भाई, यहां पे आपके पास OH है, यहां पे H है, ठीक है, और ये 4 वाले में मान लीजिए आपके पास इधर क्या है बच्चों, आपके पास नाइट्रोजन है और आपके पास फिर इधर एक H है, ठीक है। तो इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म चेयर होगी या बोट। तो बच्चों अगर आप इसकी बोट फॉर्म बनाओगे तो आपको क्या फायदा होगा, यहां पे वो देखिए। अगर इसकी बोट फॉर्म बनाओगे, ठीक है, तो आपका जो O था वो OH ऐसे आएगा, और यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है और उस पे जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, और इसकी वजह से आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, बोट फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे इस केस में, अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कुछ दिख रहा हो तो आप क्या करना, उसकी बच्चों बोट फॉर्म बना लेना, फायदे का सौदा है। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सेम केस आपका क्या है, चेयर में भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए उसमें आपका 1 4 पे प्रेजेंट था, तो 1 4 पे कभी आपको चेयर फॉर्म बॉन्डिंग नहीं दे पाएगी, लेकिन अगर आपका 1 3 पे प्रेजेंट है ना, तब तो ये भी दे सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई 1 4 पे तो ये वाला और ये वाला ऑपोजिट एंड्स पे रहेंगे, तो कभी नहीं दे पाएगी। इसलिए अगर 1 4 का केस है तो आप लोगे बोट वाला, क्योंकि इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। लेकिन अगर 1 3 का केस है, जैसे मैं कहूं कि भाई आपके पास क्या है, आपके पास कुछ ऐसा है, इस पे मान लीजिए OCH3 है, इधर इस पे H है, इसकी स्टेबल फॉर्म बनाइए, तो आप क्या करोगे, अगर आप इसको मान लीजिए ऊपर लेके गए, ठीक है, ये वाला नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा। अच्छा, इस वाले एग्जांपल में नहीं हो पाएगा तो इस OH को ऊपर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये आपका ऊपर गया तो हम कैसा बना रहे हैं, मतलब हमने बनाई कुछ बोट ऐसी बनाई आपने, और इधर पे आपका क्या है OCH3 हुआ, ठीक है, और आपका ये ऊपर, ये नीचे, फिर ये ऊपर गया, मतलब आपका इस पे आया बच्चों OH, तो ये हो गया आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इस केस में मत कोशिश करना कि भाई इनको जो है अपने को इक्विटोरियल पे रखना है, ज्यादा स्टेबल होगा नहीं। अगर आपका इस तरह से 1 3 का कोई केस है, 1 2 3, तो हम उसको इस तरह से लाके बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, आपका मॉलिक्यूल स्टेबल बनेगा, तो ये याद रखना है। लेकिन कभी 1 4 पे ऐसा कुछ हुआ जहां पे आपकी बॉन्डिंग हो सकती है, तो आप बोट फॉर्म में लेके जाइए, क्योंकि बोट फॉर्म में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे 1 4 फ्लैग पोल की तरह से आते हैं, और वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों वहां पे हो जाएगी। अब कुछ एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी की स्टेबिलिटी पे, ठीक है, और फिर हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं।
तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से कैसे भाई एक चेयर फॉर्म दूसरे चेयर फॉर्म में जा रहा है, बोर्ड कैसे बन रही है ना, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोर्ड, सारा कैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। ठीक है, तो एक तो क्या है कि हमें ये बताना है कि यार भाई 1 2 3 आप अपने हिसाब से करना, और उनपे क्या है आपकी आर है या एस है ये बताना है। दूसरा ये है कि इस वाले में ये आर एक्सियल पे है, ये वाला यहाँ इक्वेटोरियल पे चला गया। ठीक है, ये कुछ के इक्विलिब्रियम इसके साथ है। हमें बताना है कि यार अगर R हाइड्रोजन है और हमें K की वैल्यू साथ इसको क्या करना है, मैच करना है, तो K की वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक है, CH3 है तो कितनी हो सकती है, इथाइल है। तो आप देखो ग्रुप्स क्या है, बढ़ते जा रहे हैं ना, ग्रुप्स का जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। अब जितना बड़ा साइज बच्चों को उतना ही एक्सियल पे ज्यादा अनस्टेबल रहेगा, तो मैं चाहूंगा वो इक्वेटोरियल पे जाए। ठीक है, तो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही K क्या होगा बच्चों, ये ज्यादा होगा, क्योंकि वो जाना चाहेगा इक्वेटोरियल पे। तो ये जो दिख रहा है आपको आइसोप्रोपाइल टाइप का ग्रुप, इसमें होगा 38, इथाइल में 23, मिथाइल में 18 और हाइड्रोजन वाले में 1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में तो बच्चों फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो ना, दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी मतलब सेम है एक तरह से। मान लीजिए कि वो दोनों में क्या बराबर रहेगा कि भाई एक्सियल पे इक्वेटोरियल पे हो तो है ना, यहाँ पे भी कोई ना कोई एक्सियल पे तो हाइड्रोजन है ही, तो वो सेम चीज है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम समझें RS, तो हम कैसे समझ सकते हैं इसको, कैसे सोल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। भाई कैसे करोगे, तो इसको आपको पहले ले जाना पड़ेगा किसमें, साइक्लोहेक्सेन वाली में। कैसे लेके जाएंगे, ये आपने बना लिया। अब ये क्या है बच्चों आपका Cl, भाई हमने स्टेयर फॉर्म ड्रॉ कर रखी है, तो ये Cl आपका क्या है, अब भाई ये ऊपर वाले में एक्सियल हुआ है। ठीक है, मतलब ये कैसा रहा होगा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये CH3 ऐसे रहा होगा, ठीक है, और आपका यहाँ पे हाइड्रोजन रहा होगा, यहाँ पे तो ऐसे छोड़ ही दीजिए। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये ऊपर रहा होगा, ये नीचे दोबारा ऊपर गया, मतलब Cl नीचे रहा होगा। समझ रहे हो बच्चों, अगर ऐसा रहा होगा, देखो भाई अब मान लीजिए इसको आपको ये दिखाया है, ये ऊपर गया है ना भाई, ये ऊपर गया है, ये वाला नीचे आया है, ये वाला कार्बन ऊपर गया है, ये वाला कार्बन नीचे आया है, ये वाला ऊपर गया है। भाई जो इस टाइप से है वो ऊपर गया है, जो ऐसे है वो नीचे गया है। अब ये ऊपर गया था, ऊपर गया है, अगर इस वाले कार्बन पे मिथाइल ग्रुप नीचे रहता, ठीक है, अगर ऐसे रहता मिथाइल यहाँ, और फिर अगर वो कार्बन ऊपर जाता तो मिथाइल इक्वेटोरियल पे आता, एक्सियल पे नहीं जाता। एक्सियल पे गया मतलब मिथाइल वहां पे ऊपर की तरफ था। समझ में आ गई, यहाँ पे ऊपर गया है लेकिन क्लोरीन आपका इक्वेटोरियल पे आया है, ऊपर गया है फिर भी क्लोरीन इक्वेटोरियल पे आया है, मतलब आपका क्लोरीन नीचे रहा होगा, तभी तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो इक्वेटोरियल पे आएगा। अगर ऊपर कर दोगे, ऊपर लेके जाओगे तो एक्सियल पे चला जाएगा। तो ये रहा होगा, और ये रहा आपका हाइड्रोजन। अब आपको RS बताना है, काफी आसान सवाल। RS के लिए अपन क्या करते हैं, लोएस्ट प्रायोरिटी वाले को आप जहां से देख रहे हो उसमें पीछे की तरफ रखिए। तो हमने कहा इसको मैं नीचे से देखूंगा, नीचे से देखोगे तो आप क्या करोगे, क्लोरीन को 1 दोगे, इधर तो सेम है लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा CH3 है, तो 2 ये ले जाएगा, 3 ये ले जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, आप नीचे से देख रहे हो, नीचे से देखोगे तो 1 2 3 करोगे तो वो क्लॉकवाइज आएगी। तो ये क्या है बच्चों, R है। जिनको नीचे से नहीं देखा जा रहा है वो ऊपर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे 1 2 3 एंटी क्लॉक आ रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज में आप देखोगे हाइड्रोजन आपका पीछे की तरफ नहीं है, आपकी तरफ है, तो क्या कहोगे आप, R कहोगे। समझ में आई बात। अच्छा, इसमें नीचे की तरफ ये, ऊपर से देखिए, पहले किसको नंबरिंग दोगे आप, अच्छा भाई पहले किसको दोगे, इधर आप देखो आपके पास क्या है, कार्बन उससे क्या है एक वो जुड़ा हुआ, तो नंबरिंग 1 मिलेगी बच्चों इसको, 2 मिलेगी बच्चों इसको, और 3 मिलेगी इसको। ठीक है, 3 मिलेगी आपकी इसको, है ना। ऐसे पता है इनको सोल्व करने का ना, नहीं चलो ऐसे ही करते हैं। कैसे कर सकते हो, तो हमने कहा 1 इधर गई बच्चों, 2 इधर गई, 3 आपकी इधर गई, तो कैसा आया 1 2 3, ऊपर से आप देख रहे हो तो वो आपकी क्लॉकवाइज आएगी। तो बच्चों आपकी कैसी हो जाएगी, वो आपकी R स्टीरियोकेमिस्ट्री वहां पे बच्चों होगी। तो हमने कहा यार 1 पे भी R है, 3 पे भी R है ना। वैसे ध्यान रखना इन दोनों में जब आप 1 करने जाओगे, 1 किसको नंबरिंग दोगे, इसी को दोगे। यहाँ पे क्लोरो है, यहाँ पे मिथाइल है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, 1 वाला क्लोरो वाला होगा, तो 1 पे भी R है, 3 पे भी R है। तो बच्चों कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। हमने रेशमिक और भाई क्या क्या होता है वो, कैसे आप रेशमिक वाला को कैसे सेपरेट कर सकते हो, है ना, मीजो सेपरेट नहीं हो सकते हैं, वो सारी चीजें नहीं देखी है, लेकिन उनसे ज्यादा यही क्वेश्चंस पूछती नहीं है, हमने वही कवर किया जो इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर में मजा आया होगा, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। इस वीडियो को अच्छे से कीजिए, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जो होमवर्क दिया गया है उसको भी कीजिए। इसी के साथ बच्चों विदा लेते हैं, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।